नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज से हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं। बीच में थोड़ा सा टूट गया था, लेकिन अब कंटिन्यू रहेगा। इस तरह की मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी एक एक दिन आपको कम से कम 2 वीडियो मिले, एक न्यूज़ का और एक एनसीईआरटी का, है ना। आज का जो वीडियो होगा वो विशेष रूप से जलवायु पर केंद्रित होगा। 9th ज्योग्राफी, इसमें जलवायु चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे। इससे पहले के सभी चैप्टर 6, 7, 8 और 9 के भी इससे पहले के सभी चैप्टर ज्योग्राफी एनसीईआरटी नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर देख लीजिएगा उसको। साथ ही साथ में ज़रा इन क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखिएगा। 70 बीपीएससी अगर तन मन धन से देना चाहते हैं तो बिना एनसीईआरटी को पढ़े हुए एग्ज़ाम में मत जाइएगा, पाप होगा, है ना। ध्यानपूर्वक इसको पढ़ के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करके फिर जाना है एग्जामिनेशन में। ओके, ज़रा इन सवालों को देखिए। जो लिखने वाले सवाल हैं उनको ज़रा देखिए कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे अगर इन सवालों को आप लिख कर चेक करवाना चाहते हैं तो पेड आंसर राइटिंग का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही मामूली फ़ी है। और जो लोग लॉन्ग टर्म का सोच रहे, जैसे 71 बीपीएससी देना है या जिनको आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं आ रहा, मैं आपको बोलूँगा कि कम से कम 6 मंथ का ज्वाइन कीजिए, जिससे आप इत्मीनान से जब पैसे आप निवेश करेंगे तो एक साइकोलॉजिकल आपके ऊपर दबाव बनेगा। और मैं उस तरह का नहीं हूँ कि पैसा लेकर आपका आंसर चेक नहीं करो, उस तरह का नहीं। आज तक एक भी फ्रॉड का काम नहीं किया है। नॉट अ सिंगल कॉपी आज तक बिना चेक हुए रहा है। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 6 महीने तक निरंतर आप लिखेंगे, फिर बाद में 6 महीने का कर लीजिएगा, जिससे आपका अभ्यास बन जाए लेखन शैली का और पढ़ने का, है ना। देखिए इन सवालों को लिखिए। देखिए क्या है सवाल, ये आपके क्या मेंस में नहीं पूछा जा सकता है क्या? बिल्कुल पूछा जा सकता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे भारत का जलवायु प्रभावित होता है? सोचिएगा ज़रा, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों पाई जाती है? एक बड़ा रीज़न है कि हिमालय के कारण से पाई जाती है। भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों होता है? दैनिक तापमान कहाँ पर ज़्यादा होता है? किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? मालाबार तट किसको कहते हैं? सबसे पहले तो केरल का जो तट है उसको मालाबार तट कह दिया जाता है। जेट धाराएं क्या हैं, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। कितना शानदार सवाल है। जब मैं आपको बोलता हूं कि आप एनसीईआरटी के पीछे के आंसर्स को लिखिए, आप जो नहीं लिखते हैं वो यही गलती करते हैं आप। अगर आपने इन आंसर्स को लिख लिया तो यकीन मानिए ज्योग्राफी में आपका जलवायु चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कभी आपको। एनसीईआरटी बहुत ही खूबसूरती के साथ रिसर्च करके बनाया जाता है बंधुओं, ये ऐसे ही नॉर्मल किताब नहीं होती है। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि इसको ध्यानपूर्वक कवर कीजिए ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। आज कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे? जलवायु। और इससे पहले के जो चैप्टर हैं, ये चैप्टर 4 है, 9th ज्योग्राफी है मेरे पास न्यू एनसीईआरटी का। इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं वो सारे मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। 6 का, 7 का, 8 का, 9 पर हम लोग आ गए हैं। उसके बाद 11th 12th का भी कर लेंगे हम लोग। हिस्ट्री का भी 11th 12th में करवाऊँगा। आप बस करिए। देखिए एनसीईआरटी पढ़ाता तो हूँ, फिर बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, इसलिए फिर मुझे बंद करना पड़ जाता है। तो अगर एनसीईआरटी अगर आप ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो कवर कीजिए पूरे को, है ना। पिछले 2 अध्यायों में आप क्या क्या पढ़ चुके हैं? याद कीजिए। मैंने सारी नदियां पढ़ाई थी आपको। स्थलाकृति का मतलब क्या होता है? पहाड़, पठार, ये क्या बोलते हैं इसको? स्थलाकृति। मैदान, जैसे इस बार क्या सवाल पूछा बीपीएससी मेंस का, मैं सवाल बताता हूँ आपको। लग रहा होगा कि एवं ही मास्टर पढ़ाने याद आता है एनसीईआरटी। बीपीएससी मेंस का सवाल है कि भारत के मैदानी भाग के बारे में पूछा गया था इस बार सवाल। भारत के मैदानी भाग के बारे में देखिए जाके सवाल, वो भी 38 नंबर का सवाल पूछा गया। लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल पूछा गया है गुरु, देखिए जाकर, है ना। तो स्थलाकृति चैप्टर से पूछा गया था। एक एक लाइन को हम लोग पढ़ते चलेंगे, आराम से कवर करेंगे। ओके, किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व तो यही होते हैं। पहला स्थलाकृति, वहाँ का टेरेन कैसा है, अंग्रेजी में बोलते टेरेन। वहाँ का अपवाह तंत्र कैसा है? अपवाह तंत्र होता है। अपवाह तंत्र मतलब नदी, नाले, झील, झरने, ये सब कैसे हैं। और तीसरा होता है वहाँ का जलवायु कैसा है, यानी कि किन किन चीज़ों की बात हो गई बंधुओं? मिट्टी की, हवा की, और मिट्टी, हवा और स्थलाकृति की बात होगी, नदियों की बात होगी, जल की बात होगी। तो जल, मिट्टी और हवा, इन 3 चीज़ों को जानना जरूरी होता है। ओके, इस अध्याय में हम तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश के वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? अभी आप ऊनी वस्त्र पहन के बैठे होंगे, जनवरी में ठंड लग रही होगी आपको, क्यों पहनते हैं, है ना।
अथवा मई का महीना गर्म और असुविधाजनक क्यों होता है, जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोग इसी अध्याय में कवर करेंगे। बच्चों जैसा पढ़ाया हुआ है, 9th क्लास में तो बच्चे ही होते हैं ना, इसीलिए बच्चों जैसा पढ़ाया हुआ है। ध्यानपूर्वक एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब आप स्टूडेंट थे, स्कूल में थे, तब जो आपने पढ़ा होगा और आज जो आप पढ़ेंगे उसमें अंतर होगा। अंतर होगा किस चीज़ का, तो आपको चीज़ों को एनालिसिस करना चाहिए। जो शब्द आप 9th में पढ़ के गुजर गए होंगे, उन शब्दों पर रुक कर, ठहर कर, उनको सोच कर, समझ कर फिर आपको आगे पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ओके। एक विशाल क्षेत्र में लंबे अवधि 30 वर्षों से अधिक में मौसम की अवस्थाओं या विविधताओं का कुल योग ही जलवायु होता है। आपने कभी सुना है न्यूज़पेपर में कि जलवायु बदल गया है? वो सुना होगा किस सेंस में? लॉन्ग टर्म में। 30 सालों की अवधि में जब जलवायु में, मौसम में परिवर्तन हो जाता है तो उसको बोलते हैं जलवायु का परिवर्तन। लेकिन आपने न्यूज़ में रोज़ सुना होगा कि मौसम आज का कैसा रहेगा। कभी सुना है आज का जलवायु कैसा रहेगा? नहीं। जलवायु लॉन्ग टर्म में चेंज होता है, मौसम प्रतिदिन बदलता है। मौसम पर गाना भी है कि मौसम की तरह बदल जाना वाला गाना। क्या है? क्योंकि मौसम हर रोज़ बदल सकती है, दिन में भी 3-3 बार बदल सकती है। सुबह में हो सकता है कि धूप बहुत तेज हो, शाम को बहुत सर्द हवाएं चलने लग जाए अभी ही। तो मौसम रोज़ बदलता है, जलवायु लॉन्ग टर्म का होता है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान और वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण एक ही होते हैं। तो अभी आपने क्या सीखा? सबसे पहले बच्चों के जैसे मैं बोल रहा, बच्चों क्या सीखा आपने? सबसे पहले आपने जलवायु और मौसम में अंतर को समझा कि मौसम क्या होता है, रोज़ बदल सकता है, एक दिन में 3 बार बदल सकता है। लेकिन जलवायु लॉन्ग टर्म में कम से कम 30 वर्षों की अवधि के दौरान जो मौसम के पैटर्न में बदलाव आया है उसको जलवायु कहा जाता है। ये ठीक है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में कई बार बदलती, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक ही समान बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार, शांत आसमान, बादलों से घिरा एक साफ, आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीने के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत, वर्षा ऋतुओं में विभाजन किया जाता है कि इस 4 महीने के दौरान वर्षा ऋतु होगी। इसको खरमास कहा जाता है। इसको बोला जाता है चौमासा। कौन सा? तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? एक पूरा का पूरा बरसात का मौसम बोल दिया जाता है लॉन्ग टर्म में। ओके। ऋतुओं में विभाग, इसको ऋतु कह दिया था, वर्षा ऋतु। मैंने मौसम शब्द गलत यूज़ किया, वर्षा ऋतु की नाम दे दी जाती है। अब जैसे मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने ग्रीष्म का मौसम ग्रीष्म का ऋतु कहलाती है, ग्रीष्म ऋतु इसको कहते हैं। उसका चौमासा आ जाता है, फिर शरद ऋतु आती है, उसके पश्चात आपको शीतकालीन ऋतु अभी आप देख रहे हैं। फिर बसंत का समय आएगा, बसंत पंचमी अब शुरू होने वाला है बसंत का समय। उसके पश्चात कौन सा आ जाए? ग्रीष्म का मौसम आ जाता है। साल में 2 बार ऐसे मौसम आते हैं जब ठंडा और गर्मी एक साथ रहता है। कब? तो जब अक्टूबर से नवंबर में आप प्रवेश कर रहे होते हैं, और जब आप अभी फरवरी से मार्च में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो सर्द और गर्मी दोनों की आपको अनुभव होंगे। हो सकता है दिन में आपको गर्मी लगे, लेकिन मौसम बड़ा सुहाना होता है दोनों समय में। एक शरद ऋतु होती है और एक कौन सी होती है? बसंत ऋतु कही जाती है। शारदीय नवयात्रा होता है, बसंत पंचमी होता है। भारत में बहुत ही अच्छा सिस्टम है। आप पूजा पाठ और त्योहारों के द्वारा भी ऋतुओं का विभाजन कर सकते हैं। ठीक है। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है और ऐसा क्यों है? अब यही से सवाल आपका शुरू हुआ। याद कीजिए, एक सवाल मैंने अभी आपको दिखाया। देखिए, हम डिटेल में पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ने मैं नहीं आता हूँ। वो अगर आपको बोरियत लग रहा हो मेरे इस प्रकार से पढ़ाने में, तो कोई बात नहीं, आपके लिए आपको जहाँ पर अच्छा लगे वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ, हर जगह रुकूंगा। क्या रुकूंगा अभी सवाल क्या पूछा गया था? भारत की जलवायु मानसूनी क्यों है? सोचिए ज़रा, एनसीईआरटी यही बोलता है आपसे कि सोचते रहिए मानसूनी क्यों है भारत की जलवायु, या भारत की जलवायु आखिरकार है कैसी। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसिम से हुई है। एक गंदे पीसीएस वालों ने यही पूछ लिया था कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, क्योंकि वो एनसीईआरटी उठा के सारे क्वेश्चन बनाते हैं। अब उनको ये क्वेश्चन दिखा, उन्होंने यही पूछ लिया। तो अरबी भाषा के शब्द है क्या? तो मौसिम, उसी से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। मानसून का अर्थ होता है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। ऋतु के अनुसार जब वायु की दिशा परिवर्तित हो जाए उसी को क्या कहा जाता है बंधुओं? मानसून। जैसे ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की तरफ में वायु चलती है, मैं बताऊंगा बाद में, क्लियर करूँ। और शरद ऋतु में जैसे अभी के महीने में स्थल से समुद्र की तरफ में चलती है। हमेशा एयर हाई टू लो पर जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में हाई कहाँ पर बन जाता है एयर प्रेशर? तो समुद्र के सतह पर, और लो मैदानी
मैदानी भाग में बन जाता है, इसीलिए लो की तरफ में सारी वायु राशियाँ आती हैं। और वर्तमान में क्या है, वर्तमान में यहाँ पर हाई प्रेशर बना हुआ है और समुद्रों पर लो होता है, इसीलिए इस प्रकार से वायु चलने लग जाती। इतना बस ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग मानसून में इसको कवर करेंगे। ओके, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं। भारत में प्रादेशिक रूप पर भिन्नताएं हैं। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान और वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इसमें किस प्रकार से भिन्नता आती है। किन दो तत्वों में भिन्नता की बात हो रही है, किन दो तत्वों में भिन्नता की बात हो रही है, तापमान और वर्षा में। एक ही जगह, एक ही भौगोलिक कंडीशन वाले दो जगहों को लेंगे, तुलना करेंगे कि टेम्परेचर और वर्षा किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। समझने का कॉन्सेप्ट अब यहाँ से बिल्डअप हो रहा है, समझिएगा आंख कान नाक खोल कर। ओके, चलिए देखते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। अपने ही देश की बात हो रही है, अपना ही भारत देश है, एक ही देश, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में तापमान का कितना अंतर है, अब वो जरा सुनते चलिए। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों पर तापमान लगभग 50 डिग्री, आपने सुना होगा जैसलमेर में 50 डिग्री टेम्परेचर चला गया है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। उसी दौरान हिमालय के क्षेत्रों 20 डिग्री पर चले जाएंगे आप, पहलगांव चले जाइए तो वहाँ पर 20 डिग्री तापमान है। और उसी दौरान एक ही देश है, भारत देश में 50 डिग्री तापमान भी है। क्यों भाई, देश तो एक ही है, क्यों अलग है? दोनों में कुछ भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं। देखिए कौन सी बातें हैं। अगला क्या है, सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर के द्रास में तापमान -45 डिग्री। यहाँ पर हमारे सैनिक लोग रहते हैं, जवान लोग रहते हैं। यहाँ पर द्रास सेक्टर आपने नाम सुना होगा, -45, -45 बहुत ही लोएस्ट टेम्परेचर होता है ये। जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सी हो सकता है, जबकि उसी देश के दक्षिणतम हिस्सा तिरुवनंतपुरम में केरल राज्य में क्या हो सकता है, 22 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है। ये दोनों एक ही देश की कहानी है। ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो भिन्नता होगी। कुछ क्षेत्रों में रात और दिन के तापमान, अगला देखिए क्या आप जानते हैं, बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सी तक हो सकता है, जबकि उसी रात या नीचे 15 डिग्री सी तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। क्यों 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 ऐसा क्यों होता है? क्यों, सोचिए क्यों होता है? क्योंकि रेत जो होता है, बालू, उसकी खासियत होती है एक, जो चीज़ दुनिया में, अब एक रूल है, लॉ है एक साइंस का, जिसमें है कि जो चीज़ जितना जल्दी गर्म होगा उतना ही जल्दी वो ठंडा भी होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रहेगा आज के बाद। तो रेत जो होता है ये दिन की सूर्य की रोशनी में तप जाती है 50 डिग्री सी। आप इमेजिन कर सकते हैं 50 डिग्री पाँव रखने पर छाले उड़ जाएंगे आपके पैर के। और रात को वहाँ पर चादर ओढ़कर सोना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर 15 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, जिसमें आप स्वेटर पहन के अभी बैठे हुए, अभी आपके यहाँ का तापमान 15 डिग्री होगा। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि रेत की एक खासियत होती है, विषुवत के पास में जो भी जगह होगा वहाँ पर दिन और रात के तापमान में कोई खास अंतर नहीं होता है। लेकिन सहारा मरुस्थल में लोग धूप और गर्मी से बचने के लिए ऊनी वस्त्र पहनते हैं, वो भी पूरा फुल स्वेटर के टाइप का। क्यों भाई? क्योंकि रात में वहाँ पर सर्द ठंड पड़ती है और दिन में वहाँ पर खूब तेज़ गर्मी पड़ती है। सोचिए किस तरह का अद्भुत जगह होता है, जहाँ पर एक ही दिन में आपको जैसे लग रहा है कि चूल्हे पर से उतार के फ्रीजर में डाल दिया है ना। तो उसी तरीके का कहाँ पर होता है, इन जगहों पर होता है। इस अंतर को ध्यान में रखिएगा। ओके, अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षा के रूप प्रकार में भी नहीं, बल्कि इसकी मात्रा और ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय में वर्षा अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। सभी आपने सुना होगा कि भाई जम्मू कश्मीर में बर्फ़बारी देर से हुई है इस बार, है ना। दिल्ली में भी इस बार ठंड में बारिश नहीं हुई, फरवरी महीने में कुछ बारिश हुई है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ में थोड़ी सी रुकावट आई, देर आई। उसके अलावा हिमालय के क्षेत्र में आपने सुना है कि स्नोफॉल देखने लोग उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर इन सभी जगहों पर जाते हैं ना, जबकि अपने बाकी के मैदानी भागों में स्नोफॉल नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, वर्षा होती है या तो फिर ओला गिरता है। स्नोफॉल में तो अच्छा लगेगा, ओला में आपका सर फूट जाएगा। ओला जब गिरता है, ओलावृष्टि आपने सुना होगा ना, तो वो गिरता है, उसको स्नो नहीं बोलते हैं, वो गलत शब्द मत यूज कीजिएगा। ठीक है, वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख पश्चिमी राजस्थान 10 सेंटीमीटर। लद्दाख को शुष्क मरुस्थल कहा जाता है, शीत मरुस्थल कहा जाता है। किसको? लद्दाख को कहा जाता है शीत मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। जबकि राजस्थान में क्या है, तो वहाँ पर बालू वाले गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं। दोनों ही जगह वर्षा का भाव रहता है।
देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर नवंबर में होती। कुछ दिन पहले ही आपने सुना था कि चेन्नई शहर पूरा बाढ़ से भर गया था लबालब। क्यों भरा था? क्योंकि वहाँ पर अक्टूबर नवंबर में बारिश होती है। अभी जो मैंने वायु का चित्र बनाया था तो मैंने ऐसे घुमाया था, ये वायु जब वापस जाने लग जाती थी सारे के सारे तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती है, लेकिन जब जून महीने मानसून आती है तो तमिलनाडु के तट के समानांतर आगे बढ़ जाती हैं, वो मुड़कर तमिलनाडु में वर्षा नहीं करवाती हैं। इसीलिए ग्रीष्मकालीन मानसून से एकमात्र राज्य जहाँ पर बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है, ना के बराबर वर्षा होती है, वो है तो तमिलनाडु राज्य। वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। जबकि लौटते हुए मानसून से अक्टूबर नवंबर के महीने में तमिलनाडु में खूब अच्छी वर्षा होती है। वहाँ पर कब वर्षा होती है? तो अक्टूबर नवंबर के महीने में वर्षा होती है। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। इसीलिए आपने चेन्नई की बाढ़ अक्सर सुना होगा कि अक्टूबर नवंबर महीने में आती है, जबकि मुंबई की बाढ़, दिल्ली की बाढ़, पटना की बाढ़ कब आती है? तो जून जुलाई महीने में आपने सुना होगा। ओके, सामान्य रूप से तटीय क्षेत्र के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी और ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक पाया जाता है। तट के समीप जो शहर हैं, कोलकाता, वहाँ पर ह्यूमिडिटी होगी। मुंबई, चेन्नई, यहाँ पर दैनिक तापमान में अंतर कम होता है। वहाँ पर जैसे जून के महीने में तापमान है, हो सकता है वहाँ पर नवंबर के महीने में भी कदाचित वही तापमान हो, थोड़ा बहुत ही अंतर आए। लेकिन जून के महीने में जो पटना का, लखनऊ का तापमान रहेगा, वो नवंबर दिसंबर के महीने के तापमान से बिल्कुल ही अलग हो जाता है। समुद्र के तटों के पास ज़्यादा ना तो गर्मी पड़ती है भीषण, ना तो ज़्यादा ठंड पड़ती है, या अगर गर्मी पड़ती है तो वर्ष भर एक ही जैसा मौसम रहेगा, और वर्ष भर कदाचित मौसम में परिवर्तन, दैनिक तापमान में परिवर्तन नहीं के बराबर में होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। सारे कॉन्सेप्ट हैं, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं। उत्तर के मैदान में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। उत्तर के मैदान में मानसूनी वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। पटना में अधिक वर्षा होगी, लखनऊ में उससे कम होगी, उससे भी आगे जाएंगे दिल्ली में उससे भी कम होगी मानसूनी वर्षा। ये कब की बात हो रही है? ये ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है। ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा आती है उसकी बात हो रही है, जो वर्षा ऋतु वाली वर्षा की बात है। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की अगर आप बात करेंगे, जो ठंड शीत ऋतु में वर्षा होती है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है। पश्चिम में जो जगह है वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी, पूर्व में दिल्ली में ज़्यादा वर्षा होगी, पटना में कम वर्षा होगी। कब? तो अभी जो वर्षा होती है, ठंड के समय में जो वर्षा होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बाकी ग्रीष्म काल में क्या होगा? पटना में अधिक वर्षा होगा, उससे भी ज़्यादा कोलकाता में होगा। कोलकाता के बाद पटना आ जाइए, पटना के बाद लखनऊ आ जाइए, लखनऊ के पश्चात आप आगे बढ़कर दिल्ली आ जाइए। ये कब की बात होगी भाई? तो ये बात होगी ग्रीष्म ऋतु वाली। ओके, उत्तरी मैदान वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। भिन्नताएं लोगों के जीवन विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में देखी जाती है। और वर्षा के कारण, जलवायु के कारण आपकी जो जीवन शैली है उसमें भी परिवर्तन दिखता है, वो भी अलग अलग होती है, क्योंकि उसके हिसाब से आपके खान पान, आपके वस्त्र, आपके केस, आपके शरीर की बनावट, आपका रंग रूप, हर चीज़ प्रभावित करता है। कौन सा चीज़? तो भूगोल, ज्योग्राफी, आप किस इलाके में रह रहे हैं, कहाँ पर रह रहे हैं। सामान्य तौर पर जो ठंडे प्रदेश में लोग रहते हैं उनके भोजन में मांस का प्रमुख रूप से स्थान होगा, क्योंकि वो उसको खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए। शराब का स्थान हो सकता है ठंडे प्रदेश के लोगों में, गर्म प्रदेश के लोगों में सामान्य कम मसाले वाले खानों का स्थान हो सकता है। ओके, आगे देखिए क्या है। चावल का विशेष स्थान हो सकता है, क्योंकि उपजता आसानी से है। राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी तथा छर चपटी क्यों होती है? सोचिएगा जरा। तराई क्षेत्र तथा गोवा में, मैंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती है तराई क्षेत्रों में? असम में प्राय कुछ घर बांस के खंभों पर ही क्यों बने होते हैं? सोचिएगा जरा, ऐसा क्यों होता है? एनसीईआरटी आपको मजबूर करता है, सोचिए सोचिए सोचिए। जलवायु नियंत्रण। किसी भी क्षेत्र के जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक होते हैं। अब यही पीटी में आपसे पूछ लेगा, निम्न में से कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो जलवायु को नियंत्रित करते हैं? वहाँ पर आप देखोगे पंखे को, जो बंद होता है अक्सर बिहार के स्कूलों में, घूमेगा नहीं, बिजली रहेगी नहीं, आपको आंसर मिलेगा नहीं। क्या क्या होता है? पहला होता है अक्षांश, इसको आंसर राइटिंग में लिखा जाता है बंधुओं, मेरा बातों को मानिए जरा, समझिए ध्यान से। क्या है? अक्षांश। दूसरा क्या होता है? तुंगता, ऊंचाई, तुंगता, ऊंचाई, तुंगता, ऊंचाई। अक्षांश के बाद ऊंचाई, वायुदाब, एयर प्रेशर, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच के लक्षण, ये सब कुछ मिलकर क्या बनाते हैं? किसी भी जगह के जलवायु को नियंत्रित करते हैं। एक ही अक्षांश रेखा पर राजस्थान का कोई जगह हो सकता है, हिमाचल का शिमला हो सकता है। शिमला में टेम्परेचर एक ही दिन में, जैसे मान लीजिए आज कितना तारीख है? आज तारीख है 6 फरवरी।
शिमला में टेम्परेचर अलग हो सकता है, राजस्थान कुछ शहर में अलग हो सकता है, जबकि एक ही अक्षांश पर स्थित है। क्यों अलग टेम्परेचर हुआ? शिमला अधिक ऊंचाई पर स्थित है, राजस्थान के शहर तुलनात्मक रूप से कम ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। ऊंचाई बढ़ने पर गर्मी कम हो जाती है, इसीलिए आपको शिमला शहर में हो सकता है कि तापमान कम दिखे। ये क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, सोचने के लिए आपको बोल रहा हूँ। मैप आपके सामने पड़ा हुआ है, देखिए ज़रा कि दिल्ली जिस देशांतर रेखा पर है उसी पर बेंगलौर शहर भी है। दिल्ली जिस देशांतर रेखा पर है उसी पर बेंगलौर शहर ही है। ये 2020 यूपीएससी का सवाल बताया है मैंने आपको, 2019 कि कौन सा शहर ऐसा है जो दिल्ली के समान देशांतर पर स्थित है। ये यूपीएससी का सवाल है, पीटी का सवाल है, 2019 ईस्वी का सवाल है, देख लीजिएगा, ठीक है। अब दोनों के यहाँ टेम्परेचर में भिन्नता होती है। बेंगलौर को एक ही जैसे खुशनुमा टेम्परेचर के लिए जाना जाता है, जबकि दिल्ली में मौसम बहुत तेज़ी से बदलता है। जैसे अभी ठंड पड़ रही है, 1 महीने बाद दिल्ली में गर्मी पड़ने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का उच्चावच अलग अलग है। बेंगलौर जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ बहुत ही खूबसूरत सा जगह है, भौगोलिक कंडीशन बहुत ही अच्छी उसकी। दिल्ली जो है ये पठारी प्रदेश में था पहले, यहाँ पर अरावली की श्रेणी आती है और गर्म है, उत्तर के मैदानों में स्थित है, इसलिए बेहद गर्म जगह है ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणामस्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता है। एक एक लाइन पर रुकना है तभी समझ पाएंगे। ये 0 डिग्री है। यहाँ से जब उत्तर की तरफ जाएंगे तो तापमान कम होता है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट बनाकर ये पूछ लेगा। विषुवत वृत्त से जब हम ध्रुवों से विषुवत वृत्त की तरफ आते हैं तो तापमान बढ़ता है, ठीक है। जब हम विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो विविधता जीव जंतुओं की, पेड़ पक्षियों की विविधता कम होती जाती है। ध्रुवों पर विविधता कम होगी, एक ही प्रकार के वृक्ष आपको दिख सकते हैं, जबकि विषुवत पर आपको एक ही वन में 1000 प्रकार के वृक्ष, 1000 प्रकार के पशु पक्षी, 1000 प्रकार के वृक्ष दिख सकते हैं। यानी कि विविधता कहाँ पर होती है? तो विषुवत पर विविधता ज़्यादा पाई जाती है, डाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ें। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल में सघनता कम होती जाती है। आपको मैंने पढ़ाया था, क्षोभ मंडल होता है सबसे पहले, उसके बाद समताप मंडल होता है, फिर अलग अलग मंडल आने लग जाते हैं। तो जब आप क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ बढ़ते हो, मैंने आपको बताया था कि क्षोभ मंडल में जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हवा की सघनता कम होती है, टेम्परेचर कम होता जाता है। ये ठीक है? क्या बोल रहा हूँ मैं? जब क्षोभ मंडल में आप पृथ्वी से ऊपर की तरफ उठते हो तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, हवा की सघनता कम होती जाती है। ये ठीक है? हवा की सघनता कम होती है, टेम्परेचर कम होता है। इसीलिए पहाड़ के ऊपर रहने वाले जो लोग होते हैं, जैसे उत्तराखंड की ऊंचाई अधिक है, हिमाचल की ऊंचाई अधिक है, अरुणाचल प्रदेश की ऊंचाई अधिक है, कश्मीर की ऊंचाई अधिक है। आपने पहाड़ देखा, हिमालय के पहाड़ में जब आप जाते हो घूम घूम के ऊँची जगह पर, तो वहाँ पर टेम्परेचर इसीलिए कम हो जाता है। एयर प्रेशर कम होने की वजह से कई सारे लोगों के कान बजने लग जाते हैं, नाक से कई सारे लोगों के खून आने लग जाता है, पेन के रिफिल में से इंक निकल सकता है। क्यों? क्योंकि एयर का प्रेशर कम हो गया है। ये सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे आपके साइंस में और ज्योग्राफी में सवाल बनाकर पूछे जा सकते हैं। तो सुनने पर ज़रा ध्यान केंद्रित कीजिएगा। एनसीईआरटी तो आपने खुद से भी पढ़ा होगा, लेकिन इस तरह से नहीं पढ़ा होगा। अब देखिए अगला लाइन क्या है। तो वायुमंडल में सघनता कम होती है, तापमान घट जाता है, इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में ठंडी होती है। आप जो सुनते हैं कि जून जुलाई के मौसम में पूरा हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल भर गया है, क्यों? क्योंकि लोग मैदानों से भागकर चले जाते हैं। कहाँ पर? जिनके पास पैसा वगैरह है घूमने फिरने का, तो सब भाग कर कहाँ चले जाते हैं? पहाड़ में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मौसम बड़ा ही सुहाना होता है और वहाँ पर स्वास्थ्यवर्धक जगहें होती हैं, जहाँ पर रहने मात्र से आपका स्वास्थ्य क्या होता है? अच्छा हो जाता है। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार से यह तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है, यह प्रभाव कम हो जाता है। समकारी प्रभाव का मतलब क्या होता है? वहाँ पर तापमान और दिन प्रतिदिन का, डेली का जो मौसम रहता है वो एक ही तरह का कदाचित रहता है, उससे परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन समुद्र से जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे, जैसे मुंबई में जो समुद्र के टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा वो पूना में नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समुद्र से दूरी थोड़ी सी ज़्यादा है। कोलकाता में जो प्रभाव पड़ेगा समुद्र का, तापमान का, वो पटना में नहीं पड़ेगा, क्योंकि समुद्र से थोड़ी सी दूरी ज़्यादा हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म और सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। महाद्वीपीय अवस्था क्या होता है बंधुओं? महाद्वीपीय अवस्था का तात्पर्य होता है महाद्वीप वाले मौसम। महाद्वीप वाले मौसम का तात्पर्य होता है कि यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा पड़ सकती है, सर्दी भी ज़्यादा पड़ सकती है। समुद्र के तट के समीप में ये चीज़ नहीं होता है कभी भी, क्योंकि समुद्र का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होता है वहाँ पर। ओके, महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करती। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्मी या ठंडी जलधाराएं बहती है, वायु की दिशा समुद्र से तटीय की ओर होती है, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाता है और इसके कारण से वहाँ पर मौसम कदाचित एक ही जैसा रहता है। ज्ञात कीजिए में आपके लिए काम होता है। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध भागों में स्थित महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर ही क्यों स्थित होते हैं? क्या सवाल पूछ लिया आपसे? ये भारत है। भारत के पश्चिम, एक भारत बहुत गंदा बन गया महाराज, ये तो ऑस्ट्रेलिया बन गया था, है ना। ये भारत है। भारत के पश्चिमी तट पर ही, यहाँ पर ही क्यों है मरुस्थल? ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग ही क्यों मरुस्थल है? ये दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी भाग ही क्यों मरुस्थल है? ये अफ्रीका है। अफ्रीका के पश्चिमी भाग में बहुत सारे मरुस्थल क्यों हैं? ये दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में ही चिले में क्यों मरुस्थल और उत्तरी अमेरिका में क्यों मरुस्थल पाए जाते हैं? यही सवाल आपसे पूछा है। क्यों मरुस्थल हैं सभी महाद्वीप के पश्चिम किनारे पर? सोचिए ज़रा, आंसर ढूंढिए, मुझे बताइए कमेंट करके, नहीं तो मैं अगले वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। मैं इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ। मानसूनी हवाएं हो सकता है पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हों इन देशों में, या तो ये हो सकता है कि यहाँ पर ठंडी जलधारा पाई जाती हों, या तो यहाँ तक वर्षा ऋतु नहीं पहुँच पाती हो। क्यों नहीं पहुँच पाती हो? कोई और कारण हो सकते हैं। ठंडी जलधारा भी एक कारण हो सकता है। कुछ तो मैंने बता दिया, हिंट दे दिया है। ज़रा सोचिएगा, बताइएगा मुझे। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वतीय ठंडे अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि इनकी ऊंचाई इतनी हो कि वर्षा लाने वाली वायु के रास्ता को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा के कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। विमुख पवन आ रही है इस तरह से, ये पहाड़ है, यहाँ पर तो खूब वर्षा होगी, लेकिन यहाँ के लोग पानी के लिए तरस जाते हैं बेचारे। इसका उदाहरण है अपना पश्चिमी घाट, जहाँ पर बम्बई, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, महाराष्ट्र के पश्चिमी भागों में, केरल के पश्चिमी भागों में, कर्नाटक के पश्चिमी भागों में तो जम के वर्षा होती है। वहीं पर पश्चिम घाट के ठीक पीछे विदर्भ और महाराष्ट्र, मराठवाड़ा जैसा सूखा जगह पाया जाता है जहाँ पर बिल्कुल वर्षा नहीं होती। क्यों प्रकृति ने ऐसा बनाया? प्रकृति ने कुछ नहीं किया। ये पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि ये हवा को रोक लेते हैं, खूब वर्षा यहाँ पर करवा देते, सारा पहाड़ का पानी यहीं पर चूस लेते हैं लोग। जब बादल इस तरह पहुँचता है तो उसके पास बहुत कम वर्षा बचती है, बहुत कम आर्द्रता बचती है, जिसके कारण वो क्या करती है, वर्षा नहीं कर पाती है पीछे के भागों में। तो इसलिए पवन के विमुख जो हैं, जो पहाड़ के पीछे के भाग होते, पृष्ठीय प्रदेश होते हैं, वहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती। इसका एक और उदाहरण है हिमालय के इस तरफ, यानी कि भारत में तो खूब वर्षा होती है, लेकिन तिब्बत और चीन का जो दक्षिण का भाग है वह अक्सर सूखा प्रदेश है। वहाँ पर हिमालयन वर्षा, जो मानसूनी वर्षा जो होती है वो नहीं पहुँच पाती है। बिल्कुल नंगा पठार है, तिब्बत का जो पठार है, बिल्कुल वहाँ पर वर्षा वगैरह नहीं होती इस तरह से। तो ये किसका उदाहरण है? ये पहाड़ के पवनाभिमुख होने के कारण से क्या हो रहा है, वहाँ पर वर्षा नहीं हो पा रही है। भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यही सवाल आपसे पूछ लेगा मेंस एग्जामिनेशन में कि ये बताओ गुरु कि भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो आप बोलोगे कारक तो हमने पढ़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये वर्णमाल, वो वर्णमाल, ये फलाना, वो ठिकाना, जो बुक वन लाइनर लूसेंट पढ़ रहे हैं उसमें तो कारक दिया था, उसको रट लिया, लेकिन कभी कुछ समझा ही नहीं, इसलिए लिख ही नहीं पा रहे हैं। कौन कौन से कारक होते हैं? पहला है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश। ओके, भारत जिस अक्षांश पर स्थित है, कौन से अक्षांश पर स्थित है? तो भाई भारत के कर्क रेखा बीचों बीच से विभाजित करती है। मित्र पर गमछा झार, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था जिसमें भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, सभी के नाम है मित्र पर गमछा झार। अब आप मुझे बताएंगे, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, पक्का नहीं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क वृत्त देश के मध्य भाग, पश्चिम में कक्ष के रन से लेकर पूर्व मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में शीर्ष उपोष्ण कटिबंध है। बिहार उपोष्ण कटिबंध में आता है, लेकिन वहाँ पर इतनी गर्मी क्यों पड़ती है? क्यों वहाँ पर मौसम सुहावना नहीं रहता? कर्क रेखा के ऊपर है, मौसम सुहाना क्यों नहीं रहता? अगर आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक सवाल पूछा था यूपीएससी वालों ने, अगर हिमालय नहीं होता तो क्या होता? तो आपके मौसम में और साइबेरिया के मौसम में कोई खास अंतर नहीं रहता।
भारत एक शीत मरुस्थल वाला देश रहता जहाँ पर कुछ भी नहीं, घास तक नहीं उगती। ठीक है, इस कारण से ये भी एक माना जाता है कि हिमालय के कारण ही भारत की मौसम इस तरह का गर्म प्रदेश हो पाया कि यहाँ पर जीवन संभव हो पाया। नहीं तो हिमालय क्या करता है, रूस और साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों को रोकता है, बर्फ़ को रोकता है, बर्फीली हवाओं को रोकता है, ऊपर से मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में वर्षा का काम भी हिमालय ही करवाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा के ऊपर के जो भाग वो उपोष्ण कटिबंध में आते हैं, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश वगैरह आते हैं, और नीचे के जो हैं ये उष्ण कटिबंध में आते हैं। इसलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की उपस्थिति है, लेकिन उपोष्ण कटिबंध का प्रभाव अपने यहाँ बहुत कम पाया जाता है हिमालय की उपस्थिति के कारण। ऊंचाई पहला अक्षांश था जिस भारत को जो प्रभावित करता है। दूसरा ऊंचाई, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। पृथ्वी पर सबसे ऊंची जगहों में से एक है, वो है हिमालय की श्रेणियाँ। 6000-7000 मीटर ऊंचाई तो इसके लिए नॉर्मल बात है गुरु। 7000 मीटर से ऊंचाई तो यहाँ पर अक्सर है हिमालय की चोटियाँ। एवरेज इसकी 6 किलोमीटर ऊंचाई है। किलोमीटर में सोचिए जरा, सोचिए कोई चीज़ 6 किलोमीटर ऊपी हो, है ना, क्या कितना बड़ा होगा वो। भारत का तटीय क्षेत्र विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग में 30 मीटर है। हिमालय तथा मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। यही सवाल है यूपीएससी पीटी का। पीसीएस वाले भी अब पूछ चुके हैं इसको, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सारा कुछ यही है, बस नज़र होना चाहिए देखने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय कितना बड़ा काम करता है आपको पता चला। क्यों हिमालय राज बोला जाता है, क्यों पूजा जाता है पहाड़ को अपने देश में, इसी कारण से। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। मध्य एशिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर भीषण ठंड पड़ती है। यहाँ पर कुछ भी नहीं उपजता है, बिल्कुल ही कुछ नहीं उपजता है। थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो होते हैं। यहाँ के लोग मांस वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रमुखता से उपयोग करते हैं, और लेदर का बहुत ज़्यादा उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हरी भरी चीज़ें कम पाई जाती हैं। खेती यहाँ पर उतना सरल नहीं है। तो क्यों, क्योंकि ये बहुत ही शीत जगह है, ठंडी जगह है, और यहाँ की मिट्टी भी कम उर्वर होती है। इसलिए इन क्षेत्रों से आक्रांता कहाँ पर आते थे अटैक करने, भारत पर आते थे, क्योंकि भारत हमेशा से उनके लिए समृद्ध प्रदेश रहा, हर दृष्टिकोण से समृद्ध प्रदेश रहा। भारत के चारों तरफ ऐसे देश हैं, भारत का अभी का भारत मत लीजिएगा, पाकिस्तान को भी जोड़ कर लीजिएगा, बांग्लादेश को भी जोड़ कर लीजिएगा। अफ़गानिस्तान चले जाइए, कृषि की बहुत कम संभावनाएं, वहाँ पर भी इसी तरह कदाचित मौसम। सेंट्रल एशिया में इसी तरह का मौसम। इसीलिए सारे जो आक्रामक लोग आए वो कहाँ से आए, इन्हीं क्षेत्रों से आए, पहले भी बाद में भी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर संसाधनों का अभाव हमेशा ही रहा। जबकि भारत के लोग क्यों नहीं गए बाहर, क्योंकि हमारे यहाँ क्या शक्ति नहीं थी, बिल्कुल शक्ति थी भाई। बहुत बलशाली थे हमारे शासक, इंडोनेशिया तक पर कब्जा करके आ गए थे जीत के, लेकिन क्यों नहीं गए, क्योंकि संसाधनों का कभी अभाव अपने यहाँ नहीं रहा। ओके, वायु दाब और पवन, अगला फैक्टर कौन सा है भारत का, वायु दाब और पवन है। वायु दाब धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये सब कुछ भारत के मौसम को, भारत के अक्षांश, भारत के जलवायु को प्रभावित करते हैं। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों, ट्रेड विंड्स वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होते हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं, कोरियोलिस बल के कारण दक्षिण और विपेक्षित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। सामान्यतौर इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि यह स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है और बहती है, इसलिए पवनों के द्वारा वर्षा कम या होती ही नहीं है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं क्यों नहीं है। कोरियोलिस बल, इतना सारा कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दरअसल यहाँ पर देखिए ध्यान से, शीत ऋतु में क्या होता है, ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जेठ धारा है, ठीक है, इसको बोलते हैं जेठ धारा। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे। ये बहुत ही सरपट और बहुत तेज़ी से गति से बहने वाली कुछ हवाएं होती हैं, जो क्षोभ सीमा के समक्ष बहुत तेज़ी गति से बढ़ती हैं। इतना ही बस ध्यान रखिए, इसके आगे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। शीत ऋतु में क्या होता है, ये प्रदेश ठंडा हो जाता है। ठंड होने के कारण से यहाँ पर क्या हो जाता है, एयर जमा होने लग जाता है, क्योंकि ठंडे होने पर कोई चीज़ बैठती है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है। ठीक है, अब हाई प्रेशर बन गया तो हवा कहाँ से कहाँ चलती है, हाई से लो की तरफ में चलती है। शीत ऋतु में तो ये होगा। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है ना, ग्रीष्म ऋतु में आपका होता क्या है, इसका ठीक उलट हो जाएगा। क्या होगा, स्थल जल्दी गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने के पश्चात से क्या होता है, वहाँ से गर्म होने पर कोई चीज़ फैलती है तो सारी हवाएं बाहर चली जाती हैं। यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। सामान्य तौर पर समझिएगा, मानसून बहुत ही डिटेल कॉन्सेप्ट है, डिटेल वीडियो बनाकर अलग से समझाऊंगा इसको, अभी बेसिक चीज़ों को समझिए। जबकि समुद्र में क्या बन रहा है, हाई प्रेशर बन रहा है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलने लग जाती है। कोरियोलिस बल के कारण दरअसल में चलती है यहाँ पर एक आइलैंड का समूह है, मेडागास्कर के समीप में एक आइलैंड का समूह होता है, जहाँ से हवाएं चलनी शुरू होती है भारत की तरफ में।
और ये भारत की तरफ में कब आती हैं? जब ये विषुवत रेखा को पार करती हैं तो कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण से ये भारत की तरफ मुड़ जाती हैं और भारत के स्थल की तरफ आ जाती है, जहाँ पर पहले से ही लो एयर प्रेशर बना हुआ है ITCZ। इसका मतलब क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि लो एयर बेल्ट का, सुनिएगा मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, एक मिनट, लो एयर प्रेशर का एक जोन होता है जो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? जो भारत के उत्तर के मैदानों में एग्जिस्ट करता है ग्रीष्म ऋतु के महीने में। सूर्य के उत्तरायण होने से ये लो प्रेशर का जो बेल्ट है ये उत्तर हो जाता है और सूर्य के दक्षिणायन होने से ये दक्षिण चला जाता है। तो अभी सूर्य दक्षिणायन है, तो ये जो बेल्ट है लो एयर प्रेशर का बेल्ट ये भारत के दक्षिण भाग में स्थित है। ठीक है, जैसे जैसे सूर्य अभी उत्तरायण होगा तो ये भारत के उत्तर के मैदानों में आकर स्थित हो जाती है। तो ये जो हवाएं चल रही हैं हाई प्रेशर से लो की तरफ में, ये कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण से मुड़कर भारत के मैदानी भागों में पहुंच जाती हैं और ये भारत में मानसूनी वर्षा जो आप सुनते हो, ये घूम घूम कर पूरे भारत में वर्षा करवाती हैं। अभी आप इतना ही ध्यान में रखिए, ITCZ ग्रीष्म ऋतु में भारत के मैदानों में होता है, शीत ऋतु में भारत के दक्षिण से नीचे चला जाता है। जैसे जैसे सूर्य का उत्तरायण होगा तो ITCZ ऊपर की तरफ में आता है, जैसे जैसे सूर्य का दक्षिणायन होता है ITCZ नीचे की ओर चला जाता है। ITCZ बोले तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, उष्णकटिबंधीय अभिसरण का क्षेत्र होता है जहाँ पर लो वायु प्रेशर बना के रखता है, दबाव बना के रखता है और हाई से लो की तरफ में वायु का अभिगमन होता है। इतना ही बस ध्यान में रखिए अभी, ठीक है। मानसून का अलग से मैं पढ़ाऊंगा, उसकी चिंता मत कीजिएगा। आगे चलिए देखिए और कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है। अगला क्या था? वायु का दाब, ये सब। और देखिए अब इसी को भाषा में क्या लिखा है, भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है, हिमालय के उत्तर भाग में उच्च दाब होता है, हाई प्रेशर, हाई से लो की तरफ में एयर चलता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया, उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसको ITCZ में बार बार बोल रहा हूँ, यही उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दाहिनी ओर मुड़कर भारतीय महाद्वीप में आ जाते हैं। जो सब कुछ मैंने आपको समझाया उसी को इन्होंने लैंग्वेज के फॉर्मेट में यहाँ पर लिखा हुआ है। एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको 2 बार पढ़ लीजिएगा, 3 बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाए। कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है और आपसे एग्जामिनेशन में कोई डीप साइंस नहीं पूछा जाता है, आपसे वहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट ही पूछा जाए। ITCZ पूछ लिया जाएगा, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, मानसून कहाँ से कहाँ आती है, ग्रीष्म में वायु की दिशा कहाँ से कहाँ होती है। ग्रीष्म में होता है समुद्र से स्थल की ओर और ठंड में होता है स्थल से समुद्र की ओर। बात खत्म हो गई यहीं पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है और ये मानसूनी पवनें भारत में इस तरह से मुड़कर आती हैं, 2 भागों में बढ़ जाती है, अरब सागर की धारा और बंगाल की खाड़ी की धारा। बंगाल की खाड़ी की धारा कहाँ पर पहुँच जाती है तो ये नॉर्थ ईस्ट में पहुँच जाती है। नॉर्थ ईस्ट से पूरे उत्तर के मैदानों में अपने यहाँ बिहार में किस शाखा, मानसून की किस शाखा के द्वारा वर्षा होती है तो बंगाल की खाड़ी के शाखा के द्वारा पटना में वर्षा होती है, जबकि मुंबई में अरब सागर की शाखा के द्वारा वर्षा होती है। ये चीज़ ध्यान में रहेगा। उत्तर पूर्वी भारत में कौन सी शाखा? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा के कारण वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो अरब सागर की शाखा यहीं पर स्थल से टकरा गई, जो कि बंगाल की खाड़ी की शाखा 1000 किलोमीटर और कम से कम चलती है। अब इस 1000 किलोमीटर चलने के कारण ये और भी ज़्यादा आर्द्र हवाएँ हो जाती हैं। आर्द्र हवा का मतलब होता है समुद्र से उन्होंने ह्यूमिडिटी को ग्रहण कर लिया, वो हवाएँ पानी से लबालब भरी पड़ी हैं, थोड़ा सा भी ऊपर उठेंगी वो तो वर्षा करवा देंगी। घूम घूम कर छोटे छोटे चक्रवात बनकर पूरे उत्तर भारत के मैदानों में, पूरे भारत उत्तर से दक्षिण तक में वर्षा होती है। यही मानसूनी वर्षा कहलाती है। इतना बस विशेष रूप से ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? भारत के मुख्य इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेट धारा है। जेट धारा क्या बला है भाई? तो देखिए जेट धारा क्या है। जेट धाराएं लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित होती है। उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री, 27 से 30 ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, ये 23 डिग्री है
23.5 डिग्री, जिसको कर्क रेखा बोलते हैं। यहाँ पर छोटा छोटा 27 डिग्री बना लीजिए, यहाँ पर 30 डिग्री बना लीजिए। 30 डिग्री से 27 डिग्री के मध्य में जेठ धाराएं स्थित होती हैं ऊपर वाले, इसलिए इन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेठ धारा कहा जाता है। भारत में जेठ धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण प्रवाहित होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में ये जेठ धाराएं हिमालय के ऊपर में चली जाती हैं, क्योंकि सूर्य का उत्तरायण हो गया है। सूर्य जो दक्षिण में स्थित था, जो विषुवत के दक्षिण में था, अब वो धीरे धीरे जून महीने में कर्क रेखा पर पहुंच जाएगा। तो सूर्य के ऊपर आने से टेम्परेचर भी ऊपर उठता चला आता है सारा का सारा। तो ये जेठ धाराएं भारत के हिमालय के उत्तर भागों में शिफ्ट हो जाती हैं। और जब ठंड के महीने में अभी जैसे जेठ धाराएं कहाँ पर होंगी कि उत्तरी मैदानों में स्थित होती हैं, भारत के मैदान के ऊपर में अभी स्थित होंगी। लेकिन धीरे धीरे सूर्य नीचे से ऊपर की तरफ में आ रहे हैं, विषुवत से कर्क रेखा की तरफ में आ रहे हैं, तो उससे के कारण से क्या होगा, ये जेठ धाराएं हिमालय के पश्चिम में, हिमालय के उत्तर में चली जाएंगी। ठीक है, अभी जेठ धाराएं होती क्या हैं, देखिए यहाँ पर लिखा होगा, भारत में जेठ धारा ये एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। ये हवाएं होती हैं जो बहुत तेज़ गति से चलती हैं क्षोभ मंडल के सीमा के पास में। इनकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा से सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। बहुत सी अलग अलग जेठ धाराओं को पहचाना गया है। उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय उपोष्णकटिबंधीय जेठ धाराएं होती हैं, जो भारत के उत्तर में प्रवाहित होती हैं, और भारत में मानसूनी वर्षा का बहुत बड़ा योगदान इन्हीं का होता है। ये जो हिमालय के पश्चिम में जब हिमालय के उत्तर में जब जेठ धाराएं चली जाती हैं, तो भारत में वर्षा करवाने में अहम भूमिका अदा करती हैं। जेठ धाराएं दक्षिण प्रवाहित होती है। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेठ धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेठ धारा, जिसे उपोष्णकटिबंधीय पूर्वी जेठ धारा कहा जाता है, गर्मी के महीने में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती हैं। ओके, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ क्या होता है? सर्दी के महीने में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली जो ठंड महीने में बारिश होती है भारत में, दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, इन सब जगहों पर जो ठंड के महीने में वर्षा होती है, हिमाचल में, इन सब जगहों पर जो ठंड के महीने में वर्षा होती है ना, वो इसी के कारण पश्चिमी विक्षोभ जिसको कहा जाता है, पश्चिमी विक्षोभ जिसको कहा जाता है, उसी कारण से होती है। वे प्रायः भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीने के साथ साथ अक्टूबर नवंबर महीने में आते हैं तथा पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं। देश के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। आपने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर इनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में पढ़ा हो। एक मिनट, ये पश्चिमी चक्रवात की बात हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से आते हैं? तो भूमध्य सागर से आते हैं, और वो उत्तर के भारों में आते हैं, उत्तर पश्चिम क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं, किसको प्रभावित करते हैं? तो ये कम से भारत के दक्षिण के जो तटीय राज्य हैं उनको प्रभावित करते हैं। जैसे अक्टूबर नवंबर के महीने में आते हैं, पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं, देश के तटीय भागों को प्रभावित करते हैं। उसी प्रकार से एक पश्चिम विक्षोभ आता है, जिसको किसको प्रभावित करता है? तो उत्तर पश्चिम भाग को प्रभावित करता है। इस तरह से मैप बनाकर देखिए, एक यहाँ पर होगा वर्षा और एक यहाँ पर होगा वर्षा। ओके, यहाँ पर तटीय में जो आते हैं इसको चक्रवात कहा जाता है। यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ आते हैं जो भूमध्य सागर से उठकर आते हैं। ओके, ये चक्रवात है, ये साइक्लोन है। ये क्या है? इसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ों हैं, दोनों को यहाँ पर मिक्स करके इन्होंने दिया हुआ था, इसीलिए दो कॉन्सेप्ट था अलग अलग। पहला क्या था? उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा होती है जो भूमध्य सागर से आती है। भूमध्य सागर से कहाँ होते आएगी भाई? अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए भारत में आती है। और ये चक्रवातीय वर्षा होती है जो कहाँ पर होता है? भारत के सामान्य तौर पर पूर्वी तट पर। अब जलवायु परिवर्तन के कारण से जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण से भारत के पश्चिमी तट भी चक्रवात के कारण से प्रभावित होते हैं, नहीं तो सामान्य तौर पर देश के पूर्वी तट पर ही चक्रवात आते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला टॉपिक है आपका भारतीय मानसून। इसको डिटेल में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज यहीं तक रखिए। अगले वीडियो में जो आज का कुछ कॉन्सेप्ट है उसको भी मैं रिवाइज करवाऊंगा। अब कुछ क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा उनको लिखेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। लिखकर आंसर चेक करवाना चाहते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो मुझे बताइए, पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपका चेक हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।